हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी है। चाहे बात करें केवीएस, एनवीएस, यूपी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्ज़ाम की, अगर आप बायोलॉजी से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन साइंस के क्वेश्चन नहीं बदलते हैं। अगर फादर आप साइंस अरस्तु हैं तो वो अरस्तू ही रहेंगे, चाहे वो जिस एग्ज़ाम में पूछ ले, केवीएस में पूछ ले, एनवीएस में पूछ ले, टीजीटी पीजीटी में पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, एलटी ग्रेड में, जीआईसी में, कहीं भी पूछ ले। तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन साइंस के नहीं चेंज होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी को, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आपको ये वीडियो देखना है और अपने सभी जानने वालों तक इसको शेयर करना है। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पे करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है एनिमल सेल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हुए थे। आई होप सो आपने इसके पहले का वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आज हम क्रोमोसोम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहला क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, तो आप में से किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे सारे क्वेश्चन है जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, टर्मिनल सेंट्रोसोम इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अंतस्थ सेंट्रोमियर लिखा है। टर्मिनल सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टीलोसेंट्रिक। टर्मिनल सेंट्रोसोम जिसे अंतः सेंट्रोसोम कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है, सॉरी बार बार सेंट्रोसोम निकल रहा है मुंह से, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में पाया जाता है। अब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र क्या होता है? तो जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हो तो इसे टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। मतलब गुणसूत्र के शीर्ष पर मतलब क्या है मैम? तो आपको बता दें, ये वाला जो भाग होता है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इसी के जब क्रोमोमियर ऐसे उपस्थित हो, और ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र है, इसी गुणसूत्र के ऊपर जब सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है तो इसे टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए तो मेटासेंट्रिक क्या होता है, तो मेटासेंट्रिक ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम से इस तरह से गुणसूत्र जो है इस तरह से लगे होते हैं। कहीं कहीं आपको ये ऐसे फॉर्म में भी दिख जाएगा, ऐसे, यानी कि दोनों का शेप और आकार, ये जो शेप और साइज होता है ये सेम होता है मेटासेंट्रिक में। अगर बात करें सब मेटासेंट्रिक की, कि सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, तो सब मेटासेंट्रिक में ये सेंट्रोमियर, इससे जो गुणसूत्र लगे होते हैं, क्रोमोसोम लगे होते हैं, एक बड़ा होता है, एक थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि इसको आप एल शेप कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक में क्रोमोसोम बीच में होता है, सॉरी सेंट्रोमियर बीच में होता है, और जो क्रोमोसोम होते हैं जिसे गुणसूत्र कहा जाता है ये कुछ इस तरह से लगा होता है। इसे आप जे फॉर्म कह सकते हैं। कौन सा फॉर्म? जे फॉर्म कह सकते हैं। यानी कि एक्रोसेंट्रिक जे फॉर्म में होता है, सब मेटासेंट्रिक एल फॉर्म में होता है, और मेटासेंट्रिक की अगर आप बात करें तो इसे आप अगर सेंट्रोमियर बीच में कर देंगे, इसके ऊपर ऐसे गुणसूत्र लगा देंगे और ऐसे गुणसूत्र लगा देंगे, तो ये आपको वी शेप में दिखाई दे रहा है। यानी कि कह सकते हैं मेटासेंट्रिक जो होता है वो वी शेप में होता है, एक्रोसेंट्रिक जो होता है ये जे शेप में होता है, सब मेटासेंट्रिक एल शेप में होता है, और टीलोसेंट्रिक जो होता है ये आई शेप में होता है। किसमें? आई शेप में। जैसे अंग्रेजी का आई ऐसे बना होता है ना, जिसके ऊपर देखो सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर से इस तरह से गुणसूत्र लगा हुआ है, और ये सेंट्रोमियर जो है सब टीलोसेंट्रिक के ऊपर पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपका कोई भी गलत नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया। मेटासेंट्रिक देखिए ये वी के आकार का है, सब मेटासेंट्रिक एल के आकार का, एक्रोसेंट्रिक ये जे के आकार का है, और जो आपका सेंट्रोमियर है ये देखिए आई के आकार का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the position of centromere in a chromosome is in the middle part, the chromosome is termed as.
जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है तो ऐसा गुणसूत्र क्या कहलाता है? तभी मैंने आपको बताया था कि अगर मध्य भाग में होगी तो क्या कहलाएगा। मध्य भाग मतलब ये मान लीजिए क्रोमोमियर है और इसके इधर और इसके इधर गुणसूत्र होगा, तभी तो ये मध्य भाग में होगा, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? तो एक्रोमियर कहलाएगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वी आकार के गुणसूत्र होते हैं। देखिए मैंने आपको शेप बताया, शेप बताते टाइम मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए ये जो मध्य आकार में पूछा, राजस्थान पीसीएस पीजीटी में पूछा, और वी आकार के गुणसूत्र को क्या कहते हैं, ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि टीलोसेंट्रिक आई आकार के, सॉरी पहले मेटासेंट्रिक दिया, मेटासेंट्रिक जो होते हैं, मेटासेंट्रिक किस शेप के होते हैं, मेटासेंट्रिक वी आकार के होते हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें सब मेटासेंट्रिक की, तो सब मेटासेंट्रिक एल शेप का होता है। एक्रोसेंट्रिक जो होता है ये जे शेप का होता है, और अगर वही बात करें टीलोसेंट्रिक की तो ये आई शेप का होता है। ठीक, अब इसमें से कोई भी पूछ ले तो आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द एपेक्स, एपेक्स क्या होता है, यानी कि टिप वाला पोर्शन, जिसे आप हेड वाला रीजन कहते हैं, ऑफ द क्रोमोसोम, द टाइप ऑफ क्रोमोसोम विल बी। अगर गुणसूत्र के ऊपर सेंट्रोमियर उपस्थित हो, हेड वाले रीजन पे, एपेक्स वाले रीजन पे उपस्थित हो, तो कौन सा होगा, ये वाला फॉर्म बनेगा, यानी आई फॉर्म बनेगा। तो आई फॉर्म कौन सा होता है, टीलोसेंट्रिक होता है। वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, टीलोसेंट्रिक। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम ऑफ मैन आर, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या उपयुक्त सभी। मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो ये सभी गुण होंगे ना। ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि गुणसूत्रों का आकार सेंट्रोमियर की स्थिति निर्धारण करती है। मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक तीनों प्रकार के ही गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों का प्रमुख कार्य क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गुणसूत्रों का प्रमुख कार्य डीएनए को ले जाना और आनुवांशिक जानकारी को माता पिता के संतानों में स्थानांतरित करना। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए माता पिता के जो लक्षण हैं, जो संतान, जैसे अगर किसी की माँ काली है तो बच्चे काले होते हैं, पिता गोरा है तो बच्चे गोरे होते हैं, जो सारे लक्षण, मतलब कोई कहता है देखो अपने दादा को पढ़ा, अपनी नानी को पढ़ा, ये संतानों में लक्षण ले कौन जाता है, तो यही गुणसूत्र, यही क्रोमोसोम डीएनए के द्वारा, मतलब डीएनए को ले जाता है और अनुवांशिक लक्षणों को भी ले जाता है जीन के द्वारा। ठीक, डीएनए पे एक जीन ऐसे उपस्थित होता है उसके कारण। ठीक, तो ये तीनों ही गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, ह्यूमन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2008 और 2002 दो बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइसोमिक द पॉप्लॉइड क्रोमोसोम इज, त्रिगुणसूत्र में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। त्रिगुणसूत्र में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 2n-1, 2n-2, 2n+1, 2n+2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन को किसी ना किसी एग्जाम, चाहे एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, पीजीटी, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूके यानी उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर 2020 मेंस में पूछा गया, और टीजीटी बायोलॉजी 2021 में, यानी कि 2 बार ये क्वेश्चन अभी तक देखा जा चुका, और इसे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अब आपको बता दें, इसका जो सही जवाब हुआ ऑप्शन सी हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। लेकिन ये है क्या, तो आपको बता दें, कोशिका विभाजन के चक्र के दौरान क्रोमैटिड के अलगाव की विफलता के परिणाम स्वरूप असगुणिता नामक गुणसूत्र का लाभ या हानि होता है। समजात गुणसूत्रों के, यानी कि जो मियोसिस होता है, उसके असंयोजन के सअगुणता 4 प्रकार की होती है। ये जो चारों दिए हैं ना, ये चारों प्रकार की सअगुणता होती है। अगर पूछा जाए वो कौन कौन से हैं, पहला दिया है मोनोसोमी, 2n-1 जो होता है वो मोनोसोमी के अंतर्गत आता है। 2n-1 क्या हो जाएगा, मोनोसोमी। और 2n-1, 2n-2 अगर दिया है तो नल्लीसोमी। अगर पूछ लिया 2n-2 क्या है तो नल्लीसोमी, और 2n+1 तो ट्राइसोमी, और 2n+2 तो टेट्रासोमी। और यहाँ से आपसे क्या पूछा, ट्राइसोमी, तो ट्राइसोमी क्या हो जाएगा, 2n+1। ट्राइसोमी क्या हो जाएगा, 2n+1। अगर 2n-1 दे तो मोनोसोमी क्या होगा, मोनोसोमी। और 2n-2 दे दे तो नल्लीसोमी, क्या, नल्लीसोमी। वेरी गुड। अगर 2n+2 दे दे तो क्या लिखेंगे आप, टेट्रासोमी। गुड, टेट्रासोमी। ठीक है, ट्राइसोमी, त्रिगुणता में बहुलुकता गुणसूत्रों की संख्या 2n+1 होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, पॉलीटीन गुणसूत्रों की खोज निम्नलिखित में से किसने की? ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम? इजी बाल्वियानी, जे एम मिचिसन, आर आर वॉन हार्डविंग या डेनियल मजीद? इसमें से किसने पॉलीसूत्र गुणसूत्रों की खोज की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इजी बाल्वियानी। पॉलीटीन गुणसूत्रों की खोज इजी बाल्वियानी ने की। एडोर्ड जेडॉर्ज बाल्वियानी इनका पूरा नाम है। क्या नाम है इनका पूरा? एडोर्ड एडोर्ड जेरॉड एडोर्ड जेरॉड बाल्वियानी। ये एक फ्रांसिस भ्रूण विज्ञानी थे जो सूक्ष्म जीव विज्ञान में अपने काम के साथ साथ भ्रूण विज्ञान में भी अध्ययन किया करते थे। 1881 में 1881 में कायरोनामस लार्वा की लार ग्रंथियों में पॉलीटीन गुणसूत्रों की संख्या की इन्होंने जो है पॉलीटीन गुणसूत्रों की खोज की थी। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इन्होंने कब खोज की? 1881 में की। कहाँ पे की थी पॉलीटीन गुणसूत्रों की खोज जो है वो कहाँ पे की थी? तो कायरोनामस लार्वा है उसके कायरोनोमस, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए, कायरोनामस लार्वा एक होता है, उसके लार ग्रंथियों में इन्होंने पॉलीटीन गुणसूत्रों की खोज की थी। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह आपके सामने कायरोनोमस लार्वा है। अगला क्वेश्चन, अर्ध गुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सुकेंद्रक द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिड जॉइंस टुगेदर बाय डुप्लीकेट बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलॉगस, बाइवेलेंट या फिर एलील्स? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टर क्रोमेटिड्स के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लैम्ब्रस क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लैम्ब्रस गुणसूत्र किसके संश्लेषण में संबंध है? ऑप्शन ए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन और जीन। लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो है वो किसका संश्लेषण करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आरएनए एंड प्रोटीन। लैम्ब्रस गुणसूत्र आरएनए जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल होते हैं। ये स्तनधारियों को छोड़कर अधिकांश जानवरों के बढ़ते oocyte में पाए जाने वाले गुणसूत्र के एक विशेष रूप है। ये बहुत अनुलेखन रूप में सक्रिय डीएनए है जहां एक स्पष्ट रूप से निरंतर क्रोमोसोमल अक्ष के निकलने वाले डीएनए के रूप में आरएनए पॉलीमरेज के साथ लेपित होता है। ठीक है, लैम्ब्रस गुणसूत्र जो है यह द्विगुणित अवस्था है यानी 2n है और अर्धसूत्रीय विभाजन 1 में होता है। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की तो 1882 में फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और सैलामेंडर यानी ये उभयचर है, सैलामेंडर आपने इसको पढ़ा होगा एम्फीबियंस में। सैलामेंडर मेढक की एक प्रजाति है, उसके उस साइट में पहली बार ये देखा गया था लैम्ब्रस गुणसूत्र। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन। लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा एम्फीबियंस के उस साइड में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र है? एक्स क्रोमोसोम, पॉलीटीन गुणसूत्र, मल्टी बैंडेड क्रोमोसोम या फिर लैम्ब्रस क्रोमोसोम? सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? इसका जो आपको जवाब बताना है कि एक्स गुणसूत्र है, पॉलीटीन गुणसूत्र है, बहुपट्टीय गुणसूत्र है या फिर लैम्ब्रस गुणसूत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यही लैम्ब्रस गुणसूत्र जो सैलामेंडर यानी कि एम्फीबियंस के उस साइट में देखा गया था, यही सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगर पूछा जाए ये कितना है तो ये होता है 30 mm का ये होता है। अगला क्वेश्चन, लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। लैम्ब्रस क्रोमोसोम किसके परिणाम स्वरूप बनता है? माइटोसिस, लास्टिंग सर्वल डे यानी कई दिनों तक चलने वाले समसूत्री विभाजन से, मियोसिस लास्टिंग सर्वल डे यानी कई दिनों तक चलने वाले अर्धसूत्री विभाजन से, माइटोसिस लास्टिंग सर्वल मंथ कई महीनों तक चलने वाले समसूत्री या कई महीनों तक चलने वाले अर्धसूत्री विभाजन। लैम्ब्रस क्रोमोसोम किसके बाद बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
कई दिनों तक चलने वाले अर्धसूत्रीय विभाजन से लैम्ब्रस क्रोमोसोम वो बनता है। ये पाया कहाँ जाता है? तो यह पाया जाता है, यह सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो ये देखा गया था एम्फीबियंस में भी एक स्पेशल कैरेक्टर है सैलामांडर, उसके उस साइड में यह देखने को मिला था। यह अर्धसूत्री विभाजन के डिप्लोटीन अवस्था में पाया जाता है। जब इसके पहले हम लोग विभाजन मियोसिस और माइटोसिस के क्वेश्चन पढ़े थे, तो उसमें मैंने अर्धसूत्री विभाजन के जो डिप्लोटीन मतलब अवस्थाएं हैं वो मैंने बताया था, लिप्टोटीन, जैगोटीन, डिप्लोटीन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। आई होप सो आपको याद होगा, इसके पहले की वीडियो आपने देखे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैम्ब्रस गुणसूत्र पाया जाता है? द लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर फाउंड इन द ओसाइट ऑफ, किसमें पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए लैम्ब्रस गुणसूत्र जो होता है ना, इसकी सर्वप्रथम जो खोज है वो किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। और कब की थी? 1882 में की थी। यह सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है और सबसे पहले जो ये है उसमें देखा गया था, उभयचर यानी एम्फीबियंस के उस साइड में देखा गया था। लेकिन उसके बाद यह मछली, पक्षी, सरीसृप और कुछ अकशेरुकीय प्राणियों में भी देखा गया था। यानी कि उभयचर, सरीसृप, पक्षी, कीट व तारामीन, इन सभी में यह देखा गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तारामीन किसका है? तो तारामीन जो है ये इकानोडर्मेट्स का एक एनिमल है, जिसे आप स्टारफिश के नाम से जानते हैं। इंसेक्टा वर्ग आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, यानी कि ये सभी अकशेरुकी के अंतर्गत प्रोटोजोआ से लेकर इकानोडर्मेटा तक अकशेरुकी आते हैं। तो कुछ अकशेरुकियों में भी लैम्ब्रस गुणसूत्र जो है वो देखा गया था। इसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1882 में। अगर सर्वप्रथम पूछ ले तो आप एम्फीबियंस के उस साइड मार्क करके आइएगा। अगर पूछ ले किसमें देखा जाता है, तो ये उभयचर के साथ साथ सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड स्टारफिश, इन सब में भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एलटी बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। 2018 के बाद एलटी का कोई भी पेपर नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, वाई क्रोमोसोम कम्स इन व्हिच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम? मनुष्य गुणसूत्रों के किस समूह में वाई गुणसूत्र आता है? सी, जी, बी या डी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सी। वाई गुणसूत्र मानव गुणसूत्रों के समूह जी में आता है। सॉरी, हाँ जी तो ही दिया है, जी में आता है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और एक जो होता है वो कैसा होता है? लिंग गुणसूत्र होता है, जिसमें एक्स फीमेल में और एक्स वाई मेल में होता है। ठीक है, इन्हें 7 समूहों में बांटा जाता है। कितने समूहों में? इन्हें 7 समूहों में विभाजित किया गया, ए, बी, सी, डी, ई और एफ एंड जी, इन्हें 7 समूहों में विभाजित किया गया। और वाई गुणसूत्र आते हैं जो वो इन्हीं जी समूह में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म? ह्यूमन स्पर्म में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ह्यूमन स्पर्म में क्रोमोसोम कितने पाए जाएंगे? मैंने आपको बताया मेल से निकलता है स्पर्म। स्पर्म में कितने होंगे? एक्स और वाई, तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 क्रोमोसोम। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं। अगर इनको पेयर को खोल दे तो 46 होते हैं। ठीक, पेयर में पूछे तो 23 और ऐसे पूछ ले तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से जो 22 होते हैं ये ऑटोसोमी होते हैं। ठीक है, एक समान होते हैं इसलिए इन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। और 23वां जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जिसमें XX और XY होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बार ना इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया था कि मानव किडनी में लिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो मानव का कोई भी पार्ट हो, इसमें लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 ही पाए जाते हैं। पेयर में पूछे तो 1 पाया जाता है, एक पेयर यानी कि 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं लिंग गुणसूत्र के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड? वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन क्या कहलाता है? होलेड्रिक, बेसिक, पीलियोट्रॉपिक या पॉलीजेनिक? यूपी पीसीएसप्री 2005 और यूपी पीसीएसप्री 2006 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, होलेड्रिक। वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन सीधे पिता से पुत्र में वंशानुगत होता है, जिसे होलेड्रिक जीन कहा जाता है। होलेड्रिक जीन एक फिनोटाइपिक जीन, एक फिनोटिपिक
जीन है जो केवल पुरुषों में ही उभरता है, क्योंकि महिला लिंग के व्यक्ति में केवल पुरुषों में मौजूद वाई गुणसूत्रों पर यह कार्य करता है। ठीक है, किस में करता है? जो एक्स वाई दो गुणसूत्र पाए जाते हैं मेल में, तो इसके वाई गुणसूत्रों पर ही ये कार्य करता है, इसलिए यह केवल मेल में ही देखने को मिलता है। ठीक, एक्स में यह मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पॉलीटीन क्रोमोसोम आर फाउंड इन, पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? पहला दिया oocyte ऑफ फ्रॉग, पैनक्रियाटिक सेल ऑफ लिजर्ड, रेक्टिकुलोसाइट ऑफ रैबिट, या फिर स्लैबरी ग्लैंड सेल ऑफ डायप्टेरन लार्वा, यानी कि मेढक के oocyte पर, या फिर छिपकली की अग्नाशयी कोशिकाओं पर, खरगोश के रेटिकुलोसाइट पर, या फिर डायप्टेरन लार्वा की लार ग्रंथियों पर। क्या? पॉलीटीन गुणसूत्र। अगर लैम्ब्रुस गुणसूत्र पूछता तो वो मेढक के उस साइड पे पाया जाता, लेकिन यहाँ पे पॉलीटीन गुणसूत्र पूछा है, तो पॉलीटीन गुणसूत्र इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्लैबरी ग्लैंड सेल ऑफ डायप्टेरन लार्वा। डायप्टेरन लार्वा की लार ग्रंथियों में पॉलीटीन गुणसूत्र पाया जाता है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि लैम्ब्रुस गुणसूत्र की खोज फ्लेमिंग ने की थी, वैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो पॉलीटीन गुणसूत्र की जो खोज है वो की थी ईजी, इसके बारे में मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, ईजी बालवियानी। ईजी बालवियानी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1881 में। और लैम्ब्रुस की खोज कब हुई थी? 1882 में। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये सिस्टर क्रोमैटिड के बाद के अलगाव के बिना डीएनए प्रकृति के कई दौरों के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, ड्रोसोफिला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पॉलीटीन गुणसूत्र सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो डायप्टेरन लार्वा की लार ग्रंथियों में देखा गया था, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। देखा किसने था? तो बालवियानी नामक साइंटिस्ट ने इसको देखा था। बाद में वे ड्रोसोफिला या कीटों के लार्वा में भी देखे गए, लेकिन सर्वप्रथम जो है ये जो है कहाँ पे देखे गए थे? तो ये देखे गए थे सर्वप्रथम डायप्टेरन लार्वा के लार ग्रंथियों में। पॉलीटीन गुणसूत्र दीर्घ आकृति यानी कि सबसे लंबे गुणसूत्र होते हैं और ड्रोसोफिला में भी पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम का सुझाव किसने दिया? ईजी बालवियानी, कोलर, हिग्स, या फिर बाउअर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलर। कोलर ने इसके नाम का सुझाव दिया था, और इसकी खोज किसने की थी? तो बालवियानी ने की थी, लेकिन नाम का सुझाव किसने दिया था? कोलर ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, गुणसूत्रों के अंतिम सिरों को कहते हैं सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर, टीलोमियर, या मेटामियर। गुणसूत्रों के अंतिम सिरे को क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टीलोमियर। गुणसूत्र के अंतिम सिरे को, अंतिम छोर को, या फिर जिसे आप सिर कह लें, इसे क्या कहेंगे? इसे टीलोमियर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर पॉसिबल इन द गैमेट्स फॉर्म फ्रॉम अ डिप्लॉयड कॉल हैव 10 क्रोमोसोम। 10 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित कोशिकाओं से बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों के कितने संयोजन संभव हैं? 10 की पावर 2, 2 की पावर 10, 2 की पावर 5, या 2 की पावर 23। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 की पावर 5। द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 10 है, तो अगुणित जो गुणसूत्र है उनकी संख्या 10/2 होगी, यानी कि 5 होगी। इसको निकालते कैसे हैं? तो संभावित गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 2n होती है, 2n स्क्वायर होती है, जहाँ n क्या होता है? अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 10, और जोड़े में जो पाए जाएंगे वो 2 की पावर 5 पाए जाएंगे, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे था? ये फॉर्मूला होता है एक, ऐसे देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है 2n, 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। n क्या होता है? तो n जो होता है ये अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 10 यहाँ पे दिया हुआ है। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या अगर आप 10 दे देंगे और 10/2 कर देंगे, क्योंकि 10 यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, तो 10/2 कर देंगे तो आप 5 निकल के आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 ये कैसे आ गया? हाँ, गुणित गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज, गुणसूत्रों के समजात युग्मकों की व्यवस्था है। इडियोग्राम, कैरियोगैपी, कैरियोटाइप, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इडियोग्राम। इडियोग्राम कैरियोटाइप का एक आरेखीय प्रतिनिधित्व है जो गुणसूत्रों के सभी रूपात्मक विशेषताओं को सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर समूहीकृत करता है और घटते आकार की एक श्रृंखला में क्रमबद्ध भी करता है। प्रत्येक गुणसूत्र की पहचान के लिए गुणसूत्र बैंडिंग और पेंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप, इडियोग्राम, कार्डियोग्राम या क्रोमोग्राम। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है वो इडियोग्राम कहलाता है। इसके पहले क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया और सेम क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी में आ चुका था 2011 में, उसी को उठा के एग्जामिनर ने रिपीट कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा को चेंज करते हुए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप सभी प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, गुणसूत्रों का निर्माण होता है डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, केवल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, केवल डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, केवल डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है, क्रोमोसोम कंपोज्ड किससे होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। डीएनए के कार्यात्मक खंडों को जीन के रूप में जाना जाता है, यानी ये मान लीजिए ये डीएनए है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था और हाल फिलहाल अभी क्रिक की जो है वो डेथ हुई 97 की उम्र में, वाटसन की। और इसी को जब आप फैलाते हैं ना, इसी को जब माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा जाता है तो इसी पे एक सर्कल नुमा संरचना होती है। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। लेकिन आपको बता दें, अगर आपसे दे दे कहीं आपको दे दे डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों ही प्रोटीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों में। ठीक है, डीएनए, आरएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। स्टारबर्ग ने 1875 में, स्टारबर्ग के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1875 में इसकी खोज की थी। और अगर पूछा जाए क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था, तो वाल्डेयर ने दिया था 1889 में। किसने? वाल्डेयर ने 1889 में क्रोमोसोम शब्द दिया और 1875 में स्टारबर्ग ने क्रोमोसोम की खोज की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देखिए अब यहाँ पे केवल प्रोटीन दिया, ये तो गलत हो जाएगा। डीएनए और प्रोटीन दिया, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हिस्टोन होता ही होता है। किसी भी ऑप्शन में आपको डीएनए, आरएनए और हिस्टोन नहीं दिया है। अगर दिया है तो साथ में नॉन हिस्टोन दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बार बॉडी इन अ सेल फ्रॉम डाउन सिंड्रोम फीमेल। डाउन सिंड्रोम वाली महिला की कोशिकाओं में बार बॉडी की संख्या अधिकतम होती है 0, 1, 2 या 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 होती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र को इफेक्ट करता है? तो डाउन सिंड्रोम जो होता है ये 21वें गुणसूत्र को इफेक्ट करता है और इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 2n-1 हो जाती है, यानी कि अगर 46 गुणसूत्र है तो ये कितना हो जाएगा? 45 गुणसूत्र हो जाएगा, जिस महिला को डाउन सिंड्रोम होता है। इस रोग की महिला में बार बॉडी की संख्या 1 होती है और महिलाओं की कोशिका केंद्रक में एक छोटी घनी धुंधलीकाल संरचना जिसमें एक संघनित निष्क्रिय यक्ष गुणसूत्र होता है, इसी को बार बॉडी कहा जाता है। और ये किस क्रोमोसोम को जो है इफेक्ट करती है? 21वें नंबर के क्रोमोसोम को। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम में 21वें नंबर का क्रोमोसोम जो है वो इफेक्टेड होता है। देखिए फीमेल का XX होता है ना, और यहाँ पे देखिए X तो है, लेकिन ये वाला गुणसूत्र जो है वो निष्क्रिय हो गया, पता नहीं चल रहा है कि X है कि Y है, पता नहीं चल रहा है, तो इसी को बार बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसी 21वें नंबर के गुणसूत्र पे जब कोई कमी आ जाती है तो डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन, द मेजर केमिकल कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम आर DNA, RNA, histone and non-histone protein beside there in one very important organic chemical which is। गुणसूत्रों के प्रमुख रासायनिक घटक DNA, RNA, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकार्बनिक रसायन है जो है, मतलब उस अकार्बनिक रसायन का नाम पूछा जा रहा है जो DNA में प्रेजेंट होता है। DNA में हमने गुणसूत्र में
गुणसूत्र में मैंने आपको बताया कि डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है और इसके साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट होता है, अकार्बनिक रसायन होता है जिसे कैल्शियम के नाम से जाना जाता है, Ca+, ये भी इसमें मौजूद होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण अकार्बनिक रसायन शामिल होते हैं, जैसे कैल्शियम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक, ये करती क्या है, तो ये बूस्ट करती हैं कोशिका को विभाजन करने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज टर्म्ड। एक गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण की प्रक्रिया को कहा जाता है जीन लोकेलाइजेशन, क्रोमोसोमल मैपिंग, प्रोटीन सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोमल मैपिंग। इसको स्टार मार्क करिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस प्री 2009, इसके साथ साथ बिहार टीआरई में भी, बिहार टीआरई का जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया था। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम के निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि कोई गुणसूत्र है, उस पर जीन कहाँ है, ये मान लीजिए कोई गुणसूत्र है, इस पर जीन कहाँ है, इस पर जीन कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा। तो गुणसूत्र मानचित्रण के माध्यम से जब उसकी मैपिंग करेंगे, क्योंकि मान लीजिए ये भारत है और इस पर पूछ लिया जाए गुजरात कहाँ है, तो हमें जब मैप देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ गुजरात है। और इसी तरह से इसका जब हम मैप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जीन कहाँ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक गुणसूत्र पर जीन के क्रम के निर्धारण की प्रक्रिया को गुणसूत्र मानचित्रण या क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। एक डीएनए अणु के क्षार क्रम यानी बेस का जो सीक्वेंस होता है वो न्यूक्लियोटाइड के निर्धारण को डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए डीएनए सीक्वेंस किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के निर्धारण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रोमैटिन में उपस्थित होता है डीएनए, आरएनए, डीएनए हिस्टोन, डीएनए तथा हिस्टोन, डीएनए आरएनए और हिस्टोन तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए आरएनए और हिस्टोन तीनों ही क्रोमैटिन में उपलब्ध होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब एक गुणसूत्रों में दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप रखे जाते हैं तो क्या होता है। जब एक गुणसूत्रों में दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप रखे जाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुश्किल से कोई क्रॉस ओवर देखा जा सकता है। जब एक गुणसूत्र में दो जीन बहुत पास पास रखे जाते हैं तो जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है वो बहुत मुश्किल से होती है। ठीक है, जब एक गुणसूत्र का जीन दूसरे गुणसूत्र के समीप नहीं होता है तो दूसरे गुणसूत्र पर होता है तो वह पुनः संयोजन करके 50% होता है। यानी अगर ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, इस पे जीन है और इस पे जीन है, तो ये क्रॉसिंग ओवर आसानी से कर लेंगे। लेकिन एक ही गुणसूत्र पर अगर एकदम पास पास गुणसूत्र है, जीन है, तो ये क्रॉसिंग ओवर कैसे कर पाएंगे। बहुत मुश्किल से ही क्रॉसिंग ओवर इनका हो पाएगा कि एक दूसरे के ऊपर उलट पलट हो जाए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में होने वाली एक असामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वो सदैव बांझपन होता है, क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्र होता है 47XXY, क्या कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइंटेफेल्टर्स सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लाइंटेफेल्टर्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो दो की बजाय, जो मेल में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, ये दो की बजाय 3 हो जाते हैं। यानी कि जिस तरह हमने देखा था डाउन सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र रहते हैं, उसी तरह क्लाइंटेफेल्टर्स सिंड्रोम जो होता है तो इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX और Y यानी कि 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, इसे ट्राइसोमिक भी कहा जाता है। ये 2n+1 वाली संरचना है, इसे ट्राइसोमिक कहा जाता है। जब हम लोग ट्राइसोमिक पढ़ रहे थे, टेट्रासोमिक, ट्राइसोमिक, तो उसमें हमने बताया था 2n+1 वाली जो अवस्था होती है 2n+1, इसे ट्राइसोमिक कहा जाता है। और यही जो होता है XX और Y को निर्धारण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लाइंटेफेल्टर सिंड्रोम किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो क्लाइंटेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अभी हम लोगों ने देखा था 2n+1, तो 2n क्या हो गया, 2x + 1y, यानी कि इसको मैंने आपको x + y ऐसे करके भी तो बताया था। तो 2x और 1y, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन वही है, टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, टीजीटी पीजीटी पीसीएस कोई भी एग्जाम हो, एलटी ग्रेड, बिहार टीआरई कोई भी एग्जाम हो, अगर बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या वो कहीं अलग से क्वेश्चन थोड़ी ना लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी असामान्यता है जिससे मानसिक हीनता हो जाती है जो इस गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। यानी कि एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वो किस गुणसूत्र को इफेक्ट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 18। एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमिक होता है, यानी कि 2n+1 होता है, ये भी ट्राइसोमिक होता है, और जन्म के समय वजन छोटा, असमान आकार का सिर व अंगों में क्षति अक्सर जानलेवा होती है। एडवर्ड सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है, या एक जन्मजात बीमारी है, और ये जो गुणसूत्र संख्या 18 की ट्राइसोमी के कारण होता है। यानी कि ये किस गुणसूत्र को प्रभावित करता है? गुणसूत्र नंबर 18 को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वार प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिजेल, बॉल्वियानी, गोल्डस्मिथ और मेडल। तो आपको बता दें इनमें से किसी ने भी लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। यानी कि सारे ऑप्शन गलत पूछे गए थे। टीजीटी बायोलॉजी 2003 में आया क्वेश्चन था, और नन ऑफ एबव का भी ऑप्शन नहीं था। इसमें से किसी ने भी सिद्धांत को नहीं दिया। सिद्धांत किसने दिया? तो मैकलॉन्ग नामक एक साइंटिस्ट थे, मैकलॉन्ग, जिन्होंने 1902 यानी कि 1902 में लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्टीवन ने 1905 पे इस पे कार्य किया था। और स्टीवन का भी नाम नहीं दिया था। इनके विचारों के बाद में दूसरे वैज्ञानिक जैसे जेम्स बिल्स, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जेम्स बिल्स दिया है? नहीं दिया है। बिल्स, ब्रिज, गोल्ड स्मिथ, ये सब जो है बाद में आए थे। लेकिन सबसे पहले कौन इसके बारे में बताया था? तो स्टीवन ने बताया था, मैकलॉन्ग ने बताया था, और स्टीवन ने इसमें कार्य किया था। इन्होंने बताया मानव में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों दोनों में समान होते हैं, लेकिन जो 23वां होता है वो स्त्रियों में XX और पुरुष में XY के रूप में होता है। इन्हें सम्मिलित रूप से स्वजात गुणसूत्र तथा ऑटोनॉमस कहते हैं, जो 22 होते हैं। और 23वें गुणसूत्र जो होते हैं ये सामान्य नहीं होते हैं। इन्हें विषमजात गुणसूत्र यानी कि हेट्रोसोम कहा जाता है, या फिर इसी को एलोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एलोसोम गुणसूत्र क्या है? एलोसोम तो जो सेक्स गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, यही एलोसोम गुणसूत्र या फिर हेट्रोसोम गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 44 + XX ऐसे, या फिर XY, इस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, 23वें गुणसूत्र के कारण ही स्त्री और पुरुष का भेद होता है। यानी कि जो लैंगिक विभेदता होती है वो 23वें गुणसूत्र पर ही डिपेंड करती है। अगर XX हुआ तो फीमेल, XY हुआ तो मेल। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सही जवाब क्या होगा? मैकलंग। कब? 1902 में। ठीक है, द रिपेयर बाय द सेल डिवीजन इन द डैमेज टिश्यू इज कॉल्ड। क्षतिग्रस्त ऊतक में कोशिका विभाजन द्वारा मरम्मत कहलाता है। एपिफार्मोसिस पुनर्जनन, मॉर्फेलेसिस पुनर्जनन जिसे रीजनरेशन कहा जाता है, या फिर घातीय वृद्धि जिसे एक्सप्लोरेशन ग्रोथ, या फिर परिधीय उत्थान यानी कि पेरिफेरल रीजनरेशन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि एपिफॉर्मेसिस रीजनरेशन, एपिफॉर्मेसिस पुनर्जनन। क्षतिग्रस्त ऊतकों में कोशिका विभाजन द्वारा जो मरम्मत होता है उसे एपिफॉर्मेसिस रीजनरेशन कहते हैं। यानी कि कोई सेल है आपकी, कोई कोशिका है, इसमें जो है जब ये कोशिका विभाजन हो रहा है और इसमें टूट फूट हो गई है, उसका मरम्मत क्या कहलाता है? एपिफॉर्मेसिस रीजनरेशन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एपिफॉर्मेसिस रीजनरेशन। ठीक है, ये एक शंकु के आकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टेमा कहते हैं। ये विभाजित होकर नए ऊतक या अंग बना लेती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी पीसीएस में आया हुआ है 1996 में। इसमें एल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पीसीएस लेवल तक के पूछे गए हैं सारे हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यूपी पीएससीएस और यूपी एल्टीग्रेड दोनों ही एग्जाम आपका यूपी पीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो पूछने का आयोग का जो पूछने का पैटर्न है वो लगभग सेम ही होता है, तो हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन है जर्म सेल फॉर्मेशन इन वर्टिब्रेट गोनैड्स इन्वॉल्व। कशेरुकी जननांगों में जर्म कोशिकाओं के निर्माण में शामिल होता है ओनली माइटोसिस, ओनली मियोसिस, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, या ए माइटोसिस, केवल समसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों, या फिर असूत्री विभाजन जिसे ए माइटोसिस कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली मियोसिस।
केवल अर्धसूत्री विभाजन वर्टिब्रेट्स के जनन कोशिकाओं के निर्माण में शामिल होती हैं। वर्टिब्रेट्स का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखिए कशेरुकी जननांग दिया है, तो वर्टिब्रेट्स गोनेड की बात किया जा रहा है। युग्मक शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में युग्मजन जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन या डिसक्शन डिवीजन होता है। ठीक है, कौन सा? रिडक्शन डिवीजन आपको देखने को मिलता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 क्रोमैटिड पाए जाते हैं, प्रोफेज, लिप्टोटीन, जाइगोटीन या पैकेटीन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लिप्टोटीन, जाइगोटीन। तो पूछा जा रहा है किसमें जो है 4 क्रोमैटिड देखने को मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पैकेटीन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 क्रोमैटिड जो है ये पैकेटीन फेज में यानी कि प्रोफेज 1 में आपको देखने को मिलता है। प्रोफेज 1 में कौन सा होता है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, ये प्रोफेज 1 में होता है। ठीक है, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4-5 फेज चलते हैं, और इन फेज के अंतर्गत लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन ये स्टेजेस होता है। तो प्रोफेज 1 के पैकेटीन अवस्था में आपको क्रोमैटिड के 4 पैक जो है वो दिखाए, 4 क्रोमैटिड देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज, सेंट्रोमियर का क्या कार्य है? गुणसूत्रों का दोहराव, गुणसूत्रों की गति, आरएनए का निर्माण या डीएनए का द्विगुणन। सेंट्रोमियर का क्या कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की गति। जो सेंट्रोमियर होता है ये एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर सिकुड़ जाता है और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के विपरीत दिशा की ओर खींचता है। सेंट्रोमियर विभाजन के दौरान कोशिका अपने डीएनए को विभाजित कर लेती है। यानी कि मान लीजिए कोई कोशिका है, ये सेंट्रोमियर से बंधा होता है, इसका जो क्रोमोसोम होता है यही क्रोमोसोम 2 भागों में टूट जाती है, और सेंट्रोमियर इस तरह से जो है, इस तरह से कोशिका जो है ऐसे सेंट्रोमियर पर स्पिंडल फाइबर के रूप में फैल जाती है। तो ये 2 भागों में चली जाती है, गुणसूत्रों को गति कराने में भी तो मदद करती है, क्रोमोसोम को गति कराने में भी तो मदद करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुणसूत्रों की गति में यह जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों में कमी होती है, रिडक्शन इन क्रोमोसोम अकर्स इन एनाफेज, पैकेटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, रिडक्शन होती है एनाफेज में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका विभाजन में 4 मुख्य चरण होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एनाफेज के दौरान गुणसूत्रों में कमी आपको देखने को मिलती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान काइज़्मा पैकेटीन चरण के में दिखाई देती है। एक काइज़्मा की उपस्थिति दूसरे के आसपास के क्षेत्र में होने की संभावना को कम कर देती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? ड्यूरिंग मियोसिस काइज़्मा और ऑब्जर्व द पैकेटीन स्टेज, प्रेजेंस ऑफ वन काइज़्मा रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर अकरिंग्स इन नियर वेसिनिटी, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रक्रिया कहाँ दिखाई देती है? जहाँ एक काइज़्मा की उपस्थिति के कारण जो है आसपास के क्षेत्र जो है वो संभावना कम हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप। काइज़्मा प्रोफेज के पैकेटीन अवस्था में पाई जाती है। एक काइज़्मा की उपस्थिति दूसरे को नज़दीक में पाई जाने की संभावना को कम कर देती है। इस घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैनेटोकोर प्रत्येक गुणसूत्र पर इकट्ठे होते हैं। कैनेटोकोर असेंबल ऑन द ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रारंभिक फेज में यानी अर्ली प्रोफेज में, लेटर प्रोफेज में, प्रोमेटाफेज में या फिर मेटाफेज में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्ली प्रोफेज में। कैनेटोकोर प्रत्येक गुणसूत्र पर प्रारंभिक प्रोफेज में इकट्ठे होते हैं। इसे कैनेटोकोर को सेंट्रोमियर भी कहा जाता है। इसी कैनेटोकोर को देखिए, ये मान लीजिए ये एक आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इस तरह से जो है ये बंधे होते हैं, ठीक है, और इसी के ऊपर एक हल्की सी परत होती है, इसी को कैनेटोकोर या सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रोमियर डीएनए के बीच सीधे जुड़ाव में मध्यस्थता करने के लिए कैनेटोकोर यानी कि माइटोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की संख्या बनती है। इन माइटोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस इज जाइगोटीन स्टेज, लेप्टोटीन स्टेज, पैचेटीन स्टेज या डिप्लोटीन स्टेज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइगोटीन स्टेज। अर्धसूत्री विभाजन में जो
होमोलोगस गुणसूत्र होते हैं। इनके जोड़े प्रोफेज प्रथम में जाइगोटीन अवस्था में बनता है। इस अवस्था को होमोलॉगस पेयर को बाइवैलेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होमोलॉगस पेयर बनता है इसको बाइवैलेंट भी कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन सदैव दो गुणित कोशिकाओं में होता है। इसको बताया किसने? मियोसिस के बारे में किसने बताया? तो मियोसिस की जो खोज है वो फॉर्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। मूरे और फॉर्मर नामक वैज्ञानिक ने 1905 में की थी। ठीक है, मियोसिस की खोज। केंद्रक एवं कोशिका के दो बार विभाजन सम्मिलित है। इन दो विभाजनों में पहला विभाजन मियोसिस प्रथम या फिर जिसे हास्य विभाजन या रिड्यूस विभाजन कहा जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अगुणित हो जाती है, यानी कि जो दो गुणित गुणसूत्र रहते हैं 2n रहते हैं वो n हो जाते हैं। और दूसरा विभाजन जो होता है वो मियोसिस द्वितीय होता है। इसमें समसूत्री विभाजन की भांति होता है। इसमें गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र यानी जो क्रोमैटिड्स होते हैं उनका बंटवारा होता है, इसलिए इसे होमोटाइप डिवीजन कहा जाता है या होमोलॉगस डिवीजन कहा जाता है। मियोसिस के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। यह केवल लिंगी जनन करने वाली जीवों में ही देखा जाता है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हीं में ही देखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? इसका सही जवाब ऑप्शन डी टीलोफेज में। माइटोसिस के अंतिम चरण की शुरुआत में अर्थात टीलोफेज में गुणसूत्र अपने संबंधित ध्रुवों तक पहुंच चुके होते हैं और अपनी पहचान को खो देते हैं। वह चरण है जिसमें विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्र समूह में एकत्रित होते हैं। चित्र के माध्यम से आप इसको समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस डिवीजन का पहला चरण जो होता है उसे इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज के बाद प्रोफेज आता है, यानी कि ये जो गुणसूत्र हैं जो ये से सिंगल हैं ये जोड़े के रूप में बन जाते हैं इंटरफेज में। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में ये इनके जो दोनों के बॉन्ड है इनके बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है। और एनाफेज में ये चारों चार गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है? यहाँ से क्रोमैटिड इन दोनों को तोड़ देता है और दो अलग अलग न्यूक्लियस के रूप में ये बनकर आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि समसूत्री विभाजन के टीलोफेज में गुणसूत्र जो है वो अपनी पहचान को खो देते हैं। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है? क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज रिपेयर्ड एट द व्हिच ऑफ द दिस फेज? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी मेटाफेज। गुणसूत्रों का कैरियोटाइप मेटाफेज प्रावस्था में तैयार किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन से संयोजित होकर डीएनए का प्रत्येक अणु एक लंबे क्रोमैटिन तंतु के रूप में होता है जो पैराकुंडलन द्वारा अत्यधिक संघनित होता है। कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक क्रोमैटिन तंतु अधिकतम संघनित होकर एक छोटी व मोटी छड़ का रूप ले लेता है जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। जो भी हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा था उसी को गुणसूत्र कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाफेज में। एक साइंटिस्ट थे बेंडेन और बोवेरी। इन्होंने सिद्ध किया था कि गुणसूत्रों की कुल संख्या तथा उसके माप, आकृति, रासायनिक संयोजन आदि अस्थायी जातीय लक्षण होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो प्रत्येक जीव जाति में अन्य जातियों के गुणसूत्र समूह से भिन्न अपना गुणसूत्र समूह होता है। अगर पूछा जाए ये किसने कहा था तो इसके बारे में बताया था बेनेडन और बोवरी नामक वैज्ञानिक ने। बेनेडन और बोवरी नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था कि सबका अलग अलग गुणसूत्र होता है। ठीक है, और इसी को कैरियोटाइप कहा गया। अगला क्वेश्चन, मियोसिस अकर्स इन अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है सभी कायिक कोशिकाओं में यानी ऑल सोमैटिक सेल्स, सभी जनन कोशिकाओं में आर जर्म सेल्स, गैमिट्स में यानी युग्मकों में, या इन स्पर्म में सुकाड़ुओं में? टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मियोसिस किस में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑल जर्म सेल्स। सभी जनन कोशिकाओं में मियोसिस जो है वो देखने को मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक ने 1905 में अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया था, इसकी खोज की थी। इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य के 2 बार विभाजन शामिल होते हैं, यानी कि केंद्रक भी 2 बार विभाजित होता है और कोशिका द्रव्य जो उसमें केंद्रक में भरा होता है वो भी 2 बार विभाजित होता है। ठीक है, इन दो बार के विभाजन में पहला विभाजन मियोसिस प्रथम और दूसरा विभाजन जो होता है वो मियोसिस द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसमें गुणसूत्रों का बंटवारा हो जाता है, इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनैप्सिस होता है?
इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक प्लेस? लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, मेटाफेज 1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जाइगोटीन। अर्धसूत्रीय विभाजन की जाइगोटीन अवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया पाई जाती है। इस प्रक्रिया में दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ जुड़ के सिनेप्सिस का निर्माण करते हैं। ठीक, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी कि दो एक जैसे क्रोमोसोम जब एक साथ जुड़ते हैं इस तरह से, तो ये क्या बनाते हैं? सिनेप्सिस का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि ये यूपी पीसीएस प्री 2002 और यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2010 दो बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए, ये जो विभाजन होता है, अगर आप सोचेंगे कि लेप्टोटीन क्या है, तो लेप्टोटीन में जो गुणसूत्र होते हैं ये इस तरह धागे नुमा, एक मिनट रुकिए मैं आपको बताती हूँ। लेप्टोटीन जो होता है इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं ये धागे नुमा होते हैं, इस तरह से धागे नुमा होते हैं, और इसमें उसका विभाजन की केवल तैयारी चल रही होती है। उसके बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? तो इसमें एक जैसे गुणसूत्र ऐसे जोड़े बना लेते हैं, ऐसे जोड़े बना लेते हैं जाइगोटीन में। ठीक है, इसमें गुणसूत्र और इसी में जो होता है जाइगोटीन में ही सिनेप्सिस का भी निर्माण होता है। बीच वाली अवस्था को सिनेप्सिस कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद आता है पैकेटीन। अगर पैकेटीन में क्या होता है? तो अड़ गुणसूत्रों में विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, यानी कि ये ऐसे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, यानी एक दूसरे से ये सट जाते हैं। ठीक है, और डिप्लोटीन में क्या होता है? इसमें टेट्रावोलेंट स्थिति में काजमेटा पर गुणसूत्र टुकड़ों का आदान प्रदान कर लेते हैं, यानी कि ये गुणसूत्र दो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं और टीलोफेज में ये नीचे चले जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस चरण में एक सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है? सेंट्रोमियर दो भागों में किस में विभाजित होता है? तो सेंट्रोमियर दो भागों में एनाफेज फर्स्ट में विभाजित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है और ये अलग अलग ध्रुवों की ओर चला जाता है, जिससे गुणसूत्र भी सटे होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट। समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। अर्ली प्रोफेज, लेटर प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेटर प्रोफेज में। ठीक है, समसूत्री विभाजन के अंतिम प्रोफेज अवस्था में केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। समसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था में केंद्रक कला एवं केंद्रिका का लुप्त होना, स्पिंडल फाइबर का निर्माण और क्रोमैटिन का दृष्टिगोचर होना मुख्य लक्षण है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लेटर प्रोफेज अवस्था में क्या क्या होता है, तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाती है, न्यूक्लियस भी लगभग गायब, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है। इसमें स्पिंडल फाइबर बनता है। स्पिंडल फाइबर क्या है? ऐसे जो क्रोमैटिड से सटा हुआ जो होता है ये स्पिंडल फाइबर बनता है, जो इसको दो भागों में तोड़ता है, और क्रोमैटिड्स भी दृष्टिगोचर हो जाती है, यानी हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान, यानी माइटोसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? टू आइडेंटिकल डॉटर कॉल्ड द फॉर्म्स, यानी दो समरूप संतत कोशिकाएं बनती हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। समसूत्री या फिर जिसे सूत्री विभाजन या माइटोसिस कहते हैं, इसके दौरान दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। एक कोशिका जो होती है, एक सेल है, ये दो डॉटर सेल में बढ़ जाती है और इसी को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अगर पूछा जाए मियोसिस क्या है या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या है, तो इसमें एक सेल जो है ये चार डॉटर सेल में बढ़ जाती है। कितने में? चार डॉटर सेल। इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये केवल जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कहीं नहीं देखने को मिलता। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है, जहाँ एक कोशिका चार डॉटर सेल में बढ़ती है। और समसूत्री विभाजन हमारे बॉडी में आप सभी को पता है 23 गुणसूत्र हैं, 23 पेयर गुणसूत्र हैं, तो इसमें से 22 पेयर जो है ये समसूत्री विभाजन करते हैं और एक पेयर जो होता है ये अर्धसूत्री विभाजन करता है, यानी कि जो हमारी जनन गुणसूत्र है वो अर्धसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों को गिना जा सकता है। क्रोमोसोम्स कैन बी काउंट एट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाफेज। गुणसूत्रों को मेटाफेज अवस्था में गिना जा सकता है क्योंकि इस समय तक गुणसूत्र डंडाकार संरचना में होते हैं, कोशिका के मध्य भाग या इक्वेटर पर होते हैं तथा सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, इसलिए मेटाफेज में इनको गिना जा सकता है। कैसे? आप चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। मेटाफेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला मेटाफेज है। इस पे आप गुणसूत्रों को आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मियोसिस एंड माइटोसिस आर अनलाइक्ड ईच अदर बिकॉज इन माइटोसिस। अर्धसूत्री और समसूत्री एक दूसरे से भिन्न है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में मतलब वो क्या होता है, जो दोनों एक दूसरे से भिन्न है।
पहला दिया समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और उनके भागों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल नहीं, अर्धसूत्री में ऐसा नहीं होता है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, नहीं, ये तो समसूत्री में होता है। निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते, ये भी नहीं, और ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों ही इसके सही जवाब हैं। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र बनते हैं और उनके भागों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही बात। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और एक डॉटर सेल से, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चारों ही इसके सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते हैं, और समजात गुणसूत्र जोड़े होते हैं और उनके भागों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। वहीं पे बात करें अगर सूत्री विभाजन की, तो यह कायिक कोशिकाओं में होता है, अलैंगिक व लैंगिक दोनों तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है, यही जिसे अर्धसूत्री या सूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्री विभाजन मियोसिस को कहते हैं शायद, समसूत्री या सूत्री, हाँ वो मियोसिस को कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन ये जो केवल जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है, इसमें लैंगिक कोशिकाओं में ही होता है, और जो सूत्री विभाजन होता है ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर तथा एक्जाइमा जो होता है, काइजमा जिसे कहते हैं, गुणसूत्र खंडों को विनियमित कर देता है, जबकि समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में तंतु निर्माण नियंत्रित करते हैं। स्पाइंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन, देखिए गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बोलने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, इसलिए आपको वीडियो जो है ना वो थोड़ा मतलब एनर्जीफुल नहीं लग रहा है और अच्छे से मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही गला थोड़ा सा ठीक होता है, थोड़ा इसके पहले वीडियो आप देखेंगे ना, मैंने बहुत एनर्जी से बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बनाया हुआ है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। जैसे ही गला थोड़ा सा रेस्ट होता है ना, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ, जिससे गला बैठ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, ठीक है, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। आई होप सो आप लोग समझ रहे होंगे और अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। आगे जब थोड़ा सा गला सही हो जाएगा ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से लेक्चर प्रोवाइड कराती हूँ, बहुत एनर्जी के साथ, ठीक। क्वेश्चन है, स्पेंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स, कोशिका विभाजन में तंतु निर्माण नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम एंड प्रोटीन। कोशिका विभाजन में जो स्पिंडल फाइबर होता है वो कैल्शियम और प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर पूछा जाए वो प्रोटीन कौन सी है जिसको नियंत्रित करता है, तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है। कौन सा? ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसी को निर्माण करता है, ठीक है, इसी को नियंत्रित करता है। सभी जंतु कोशिकाओं में 2 सेंट्रियोसोल होते हैं। ये प्रोटीन यानी कि जो ट्यूबुलिन होता है और कैल्शियम की बनी सूक्ष्म नलिकाओं से सघन में बने होते हैं, ठीक है, और इन्हीं का ये क्या करता है, इनको नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है? एस फेज, जी1 फेज और जी2 फेज या एम फेज। तो फेज के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था सेल साइकिल का, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले आता है जी1 फेज और ये सबसे बड़ा होता है, फिर एस फेज आता है, फिर जी2 फेज आता है, फिर जी0 फेज आता है, उसके बाद आपका एम फेज आता है। एम फेज आप कई भागों में बटा होता है, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, कई भागों में बटा होता है और सबसे ज़्यादा क्रिया भी यहीं पर देखने को मिलती है। तो पूछा जा रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये जो हमारा जी1 फेज है, यहीं पे आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है, और ये 10 घंटों, अगर 24 घंटे के क्लॉक पे करें तो ये 10 घंटों की अवधि के लिए होता है। उसके बाद आपका एस फेज आता है, एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। अगर आपसे पूछ ले डीएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है डीएनए का संश्लेषण एस फेज में। और जी1 फेज में किसका होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा आरएनए, एक मिनट, आरएनए और प्रोटीन का जो संश्लेषण है, प्रोटीन का जो संश्लेषण है ये जी1 में होता है। एस जो होता है ये 24 घंटे के क्लॉक पे 8 घंटे का होता है और इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। उसके बाद आपका आता है जी2 फेज। जी2 फेज में क्या होता है? तो इसमें जांच बिंदु की नियंत्रित प्रोटीन के वास्तविक विभाजन तथा समसूत्रण को प्रेरणा देता है जी2 फेज, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जी1 फेज। ये सबसे बड़ी अवस्था होती है, इसमें विविध अवस्थाएं, इसे विविध अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमर इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग, डीएनए पॉलीमर सर्वाधिक क्रियाशील होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एस फेज या फिर जी2 फेज। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि डीएनए पॉलीमर जो होता है वो एस फेज में जो होता है, इसका संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
एस फेज में। वहीं G2 फेज में क्या होता है, तो इस अवस्था में विभाजन की तैयारी होती है। एम अवस्था में कोशिका विभाजित हो जाती है। एम अवस्था को कई फेजों में बांटा, मैंने आपको बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इस तरह से एम अवस्था को 5 भागों में ही बांटा जाता है। एक सेल साइकिल है, इसको G1, G2, G1 ऐसे ही क्रम भी होता है, कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। पहले G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है, उसके बाद G0 आता है, उसके बाद आपका एम फेज जो होता है इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और ये साइटोकाइनेसिस 5 अवस्थाओं में इसको बांटा जाता है। और सबसे ज़्यादा क्रियाशील यही होती है। अगर 24 घंटे की क्लॉक की बात करें तो केवल 1 घंटा ये लेती है। और इसी में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, इसी चरण में कोशिका विभाजन होता है। G2 में क्या होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी चल रही होती है। इस फेज में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। G1 फेज में क्या होता है, तो इसमें आरएनए का संश्लेषण और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के सही क्रम कूट की मदद से चिन्हित कर विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था का सही क्रम आपको लगाना है। तो इसमें मतलब सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आपका होता है डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस और पैकेटीन। इनमें से सबसे पहले क्या होता है, तो आपको बता दें कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री। सामान्यतः मनुष्य में यह 24 घंटे में पूर्ण होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसको मैंने अभी बता दिया आपको। 4 अवस्थाएं एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। G1, S, G2 और M। इसमें G0 फेज भी एक होता है, छोटा सा M फेज। ठीक है, इसमें G2 जो अवस्था होती है, ये G1 हो गया, S हो गया, G2 अवस्था ये सबसे G1 अवस्था इसमें सबसे बड़ी होती है। और जो M होता है ये 5 भागों, ये G2 अवस्था जो होती है इसको भी कई भागों में 5 अवस्थाओं में बांटी जाती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस 5 अवस्थाओं में बांटी जाती है। जो आपका लेप्टोटीन होता है यह समसूत्री विभाजन की पूर्वा अवस्था की तरह होता है। इसमें द्विगुणित क्रोमैटिन तंतु पराकुंतलित होने का कारण बनती हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, स्नेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैकेटीन में परागमन यानी क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। और डिप्लोटीन में काजमा का निर्माण होता है। डाइकाइनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की अंतिम अवस्था होती है डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो आप क्रम लगाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि सबसे पहले आपका लेप्टोटीन, मैंने बताया ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो पहला हो गया लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन। जाइगोटीन कहाँ है, जाइगोटीन दिया ही नहीं है। उसके बाद पैकेटीन आपका डी पे दिया है। पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन आपका 1 पे दिया है। और उसके बाद डाइकाइनेसिस दिया है क्या, हाँ सी पे दिया है। तो BDAC ये होता है, ये क्रम होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसमें जाइगोटीन नहीं दिया, इसलिए ये क्रम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में 5 उप अवस्थाएं होती हैं। पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और लेपेटीन। देखिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका क्रम आपको याद रखना चाहिए। अभी PGT बायोलॉजी 2003 में पूछा गया, सेम वही क्वेश्चन राजस्थान PCS और PGT बायोलॉजी 2003 में भी पूछा गया। मतलब एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 5 अवस्थाओं का जो क्रम है वो क्या क्या है। सबसे पहले आता है लेप्टोटीन, L ऐसे याद कर लीजिए, रुक जाइए, ऐसे लेप्टोटीन L से याद कर लीजिए। फिर जाइगोटीन Z, लेप्टोटीन, जाइगोटीन। फिर आता है पैकेटीन LZP, पैकेटीन के बाद क्या आता है आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और फिर आता है डाइकाइनेसिस। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिए LZPDDI। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये इसका सही क्रम होता है। किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसको लगा लीजिएगा। और ये G2 फेज, सेल साइकिल के G2 फेज में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोशिका चक्र का विनियमित अनुक्रम है। देखिए अब वही कोशिका चक्र का क्रम पूछ लिया। मैं आपको बार बार बता रही थी कि कोशिका चक्र को आपको ध्यान रखना है। ये आपका सेल साइकिल है, तो सबसे पहले G1 फिर S फिर G2 फिर M, ये इसका क्रम होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। इसके बारे में मैंने कई बार डिस्कशन किया है। अगला क्वेश्चन। किस्टेमा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग, वैसिकाएँ सबसे पहले किस समय दिखाई देती हैं। लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन या डिप्लोटीन। इसका सही जवाब हो जाएगा जो किस्टेमा होता है ये डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देता है। ऑप्शन डी, अरे यार
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। एनवीएस और केवीएस में वैकेंसी भी आ गई, उसके बारे में फुल डिस्कशन मैंने आपको बता दिया है। कितनी सीटें हैं, क्या फीस है, क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें बता दिया। अगर आपने वो वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उसे ज़रूर देखिए। और आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं, ठीक। इसकी जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मियोसिस 1 में 5 अवस्थाएँ होती हैं, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं जो होती हैं, इसके जो डिप्लोटीन वाली अवस्था होती है ये समय से पहले दिखाई देती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्रण के प्रोफेज 1 में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? सेग्रीगेशन, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस या कैज़मा निर्माण, कैज़मा फॉर्मेशन। अर्धसूत्रण के प्रोफेज 1 में क्या नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन नहीं होता, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जी नॉट फेज ऑफ साइकिल इज फाउंड इन। जी नॉट फेज प्रावस्था पाई जाती है मुख्य श्लेष्मा की कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में, मेलपीगी अस्तर की कोशिकाओं में या आंत की उप कोशिकाओं में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिकाओं में यानी नर्वस सेल में जी नॉट फेज देखने को मिलता है। जी नॉट फेज वही मैंने आपको बताया कि G2 के बाद जी नॉट फेज देखने को मिलता है। कोशिका चक्र की जी नॉट प्रावस्था तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाती है। जी नॉट प्रावस्था कोशिका चक्र की एक अवस्था है। जी नॉट चरण को अक्सर विश्राम चरण के रूप में भी जाना जाता है। यह कोशिका चक्र का वह चरण है जिसमें कोशिकाएं ना तो विभाजित होती हैं और ना ही विभाजन की तैयारी कर रही होती हैं। जब हमने कोशिका साइकिल देखा था तो इसमें देखा था G1 सेल, फिर S सेल, फिर G2 सेल। G2 सेल में 5 चरण था जिसमें लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस था, जिसमें लेप्टोटीन में गुणसूत्र प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते थे। जैगोटीन में जो क्रोमोसोम था वो जोड़े बनाने लगते हैं। पैकेटीन में ये क्रॉसिंग ओवर बनाते हैं। डिप्लोटीन में काइजेमा का निर्माण होता है और डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियस होते हैं वो गायब हो जाते हैं। इसके बाद एक फेज आता है जी नॉट फेज। ये जी नॉट फेज जो होता है इसे रेस्टिंग फेज कहा जाता है। इसमें कोशिकाएं जो हैं वो रेस्ट कर रही होती हैं। इसमें ना तो कोशिका विभाजन होती है और ना विभाजन की तैयारी में होती है, यानी कि इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। उसके बाद एम फेज आता है जिसमें कोशिका विभाजन हो जाता है। इसको भी कई भागों में बांटा गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और डाइकाइनेसिस। इस तरह से इसको भी 5 भागों में बांटा गया, इसको भी 5 भागों में बांटा गया। इनका क्रम भी आपसे पूछ लेता है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र एवं केंद्रीय विभाजनों की संख्या होती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 1, यानी कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र एवं केंद्रीय विभाजन में एक एक बार ही गुणसूत्रीय एवं केंद्रीय विभाजन एक एक बार ही होता है। इसके फलस्वरूप 2 पूर्ण रूप से समान कोशिकाएं बन जाती हैं, यानी समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। इसमें गुणसूत्र का भी विभाजन और सेंटर यानी कि न्यूक्लियर का भी विभाजन एक एक बार ही होता है। अगर पूछा जाए शब्द माइटोसिस आप किसने दिया, तो जिस तरह से हमने मियोसिस के बारे में पढ़ा था कि मूरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, उसी तरह शब्द माइटोसिस जो है ये 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसका अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण, यानी कि थ्रेड लाइक फॉर्मेशन, इसका अर्थ होता है माइटोसिस का। मियोसिस का शब्द टर्म किसने दिया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सब यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर इज माइक्रोट्यूब्यूल इज। सूक्ष्म नलिकाओं में उप इकाइयों की संख्या होती है 2, 10, 11 या 12। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो इनमें उप इकाइयों की संख्या होती है वो 12 होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइटोटिक टीलोफेज के पूरा होने के ठीक बाद एक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। पूर्व अवस्थी मेटाफेज में क्रोमेटिड की संख्या क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व अवस्थी मेटाफेज में क्रोमेटिड जो जोड़े में 4 क्रोमेटिड होते हैं। यदि गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड हैं तो 46 गुणसूत्र यानी 46 गुणे 2 आप कर देंगे तो 92 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। टोटल गुणसूत्र अगर जोड़े में पूछे तो 23 होते हैं और 23 को अगर अलग अलग कर दे तो आपका 46 निकल के आ जाएगा। और 4 क्रोमेटिड होते हैं तो अगर आप या तो ऐसे कर दीजिए 23 गुणे 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 क्रोमेटिड होते हैं ना, तो 23 गुणे 4 कर देंगे तो भी 92 निकल के आ जाएगा। या फिर आप इसका जोड़े को अगर तोड़ दीजिए, अगर आप इसको 46 कर देंगे तो भी अगर इंटू 2 करेंगे तो 92 निकल के आ जाएगा, ठीक। क्योंकि क्रोमेटिड की संख्या कोशिका में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या से 2 गुनी होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन,
प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इसके बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण जो होता है वो G1 में होता है। उसके बाद एस फेज आता है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसके बाद G2 में सूत्री विभाजन की तैयारी चल रही होती है, जो 5 फेज में होती है, जिसको अभी हमने देखा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। उसके बाद एस फेज आता है, G0 फेज आता है जिसे विरामावस्था कहते हैं, और एम फेज आता है। एम फेज में कोश का विभाजन होता है। ये भी 5 अवस्था में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और डाइकेनेसिस। ये भी 5 अवस्था में देखने को मिलता है। एक ही बार को मैं कई बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये जब अवस्था आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपसे गलती ना हो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस ये अवस्था होती है, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और सेल साइकिल का भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो पहले G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है और फिर G0 आता है, फिर उसके बाद M आता है, ठीक है। G1 में क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। S में क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 में सूत्री विभाजन की तैयारी होती है। और यहाँ पे जो G0 होता है, यहाँ पे कोश का विभाजन विरामा अवस्था में रहती है। और M फेज में सूत्री विभाजन अवस्था होती है, यानी कि यहाँ से कोश का जो है 2 भागों में टूट जाती है। इस तरह से एनिमल सेल का ये लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसमें हम लोग पढ़ रहे थे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो होगा गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम। क्रोमोजोम से राजस्थान पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, बिहार टीजीटी, पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती में पूछा गया कोई भी क्वेश्चन जो पीजीटी लेवल का होगा, वो क्रोमोजोम के सारे क्वेश्चन उस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू।